वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए गृह विज्ञान टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी की परीक्षाओं से संबंधित वन लाइनर सीरीज का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं: घरेलू हिंसा और यौन हिंसा। ये दोनों ही हिंसाएं घरेलू हिंसा और वो भी लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? एक संगठित, व्यवस्थित, एक शैक्षिक गतिविधि के रूप में। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता, यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया प्रसार शिक्षा। ये विद्यालय शिक्षा की और ऐसे जो व्यक्ति गांव देश में चलते फिरते सीखता है उस शिक्षा की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का मतलब यहाँ पे प्रसार शिक्षा से आप लोग लगाइएगा। तो प्रसार शिक्षा ये अनौपचारिक यानी विद्यालय शिक्षा का रूप नहीं है, ये अनौपचारिक शिक्षा का रूप है। लेकिन ये शिक्षा कैसी होती है? संगठित, व्यवस्थित और एक शैक्षिक गतिविधि होती है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं नहीं है। स्वाध्ययन, ये है विशेषता। शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, ये भी है दूरस्थ शिक्षा की विशेषता। और औद्योगिकरण भी दूरस्थ शिक्षा की एक विशेषता है। लेकिन प्रत्यक्ष अध्ययन, ये दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में आमने सामने शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि दूर रहकर ही विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से और ये लीफलेट वगैरह जो होती हैं और कुछ अनुसंधान वगैरह के जो प्रपत्र होते हैं, ये जो नोट्स होते हैं, वो दूरस्थ शिक्षा के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके माध्यम से जो भी व्यक्ति दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर रहा है उस तक नोट्स पहुंचाए जाते हैं और वहीं से वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है। आमने सामने शिक्षा नहीं होती, इसलिए प्रत्यक्ष अध्ययन इसकी विशेषता नहीं है। फिर देखिए आगे, नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नवोन्मेष का मतलब होता है नवाचार, यानी कि प्रसार शिक्षा में एक शब्द है नवाचार का, यानी नई नई चीज़ों की जानकारी और उसका प्रचार प्रसार। तो उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एवरेट रोजर्स ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। जन समुदाय की सर्वांगीण प्रगति, सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य आदि को देखकर लगाया जाता है किसका अनुमान? राष्ट्र के विकास का अनुमान। किसी भी जन समुदाय की सर्वांगीण प्रगति, उसके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य आदि को देख करके ये पता लग जाता है कि किसी भी राष्ट्र का विकास किस प्रकार से चल रहा है। छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी गई हो, वो कहलाती है लीफलेट। मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। इसको ही कहते हैं आकृति विज्ञान। ये बच्चे जो शुरुआत में आवाजें निकालते हैं, उनको चाहे जहाँ के बच्चे हों, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी देश का बच्चा हो, तो वो शुरुआत में जो भी आवाज़ें निकालता है वो मूलभूत आवाज़ें कहलाती है। वो हर भाषा से संबंधित व्यक्ति उस प्रकार की आवाज़ें निकालता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्राम शिविका, जिसमें ग्रा का अर्थ होता है ग्रामीण, माँ का अर्थ होता है महिला, शिविका का अर्थ होता है शिशु, वी का अर्थ होता है विकास और का अर्थ होता है कार्यक्रम। इसमें आगे देखिए, ड्वाकरा, यहाँ पे ड्वाकरा की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे ये था, ये के, इसमें से के की जगह सी होगा और ये ए शब्द नहीं होगा, ये दोनों शब्द यहाँ पे नहीं होंगे। DWACRA ड्वाकरा किस महिला एवं बाल कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम होता है? यह है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य आरंभ करने से पूर्व ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को किन्हें समझना चाहिए? ये समझना चाहिए गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्मी को। जो भी प्रसार कार्य करता है और गांव में लगाए गए हैं नवाचार के प्रसार के लिए,
तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में कार्य आरंभ करने से पूर्व ग्रामीण महिलाओं की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उन्हें समझ करके तब उनके अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि किसी महिला समूह की ये समस्या है कि हमें रोजगार नहीं प्राप्त है और वो वस्त्रों को बना करके या कताई के द्वारा या सिलाई के द्वारा वस्त्रों को बना करके न कमाना चाहती हो, तो उसे शिक्षा दी जाए अचार, पापड़, बड़ी आदि बनाने की। यानी वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जिस कार्य को कर या जिस कार्य में निपुण है, उस कार्य को करा करके उसके धनोपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम वर्ष 1873 में प्रयोग किया गया था। प्रसार शिक्षा शब्द का किस विश्वविद्यालय में? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। साक्षरता के 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ है पढ़ना, दूसरा स्तंभ है लिखना और तीसरा स्तंभ है हिसाब करना। फ्लैश कार्ड उपयुक्त होता है प्रक्रिया चरणों को समझाने में। यानी कोई भी चीज़ अगर ग्रामीणों को या ग्रामीण महिलाओं को समझाई जा रही, मान लीजिए अचार बनाने की प्रोसेस, अचार, पापड़, बड़ी आदि बना करके किस प्रकार से धन कमाया जाए, तो उस प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड उपयुक्त होता है। फ्लैश कार्ड कुछ कार्ड का संग्रह होता है, बंडल होता है, उसमें से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड निकाला जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अचार बनाने के लिए, अचार बनाना सिखाना है तो फ्लैश कार्ड बना हुआ है अचार बनाने की प्रक्रिया का, तो सबसे पहले वाले फ्लैश कार्ड पे होगा कि किस प्रकार आम दिखाए जाएंगे, आम को किस प्रकार से काटा गया है। फिर दूसरे में दिखाया जाएगा, दूसरे फ्लैश कार्ड में, कि आम को किस प्रकार से सुखाया जा रहा है। फिर तीसरे में दिखाया गया किन किन मसालों का प्रयोग करना है। तो उसी प्रकार से किसी भी कार्य की प्रक्रिया को या चरणों को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग होता है। कौन सा समग्र के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम होता है? समग्र के भागों का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मान लीजिए और उनकी तुलना करनी है, तो उसके लिए सबसे उत्तम ग्राफ होता है बार ग्राफ। जैसे किसी भी देश में पेट्रोलियम के साथ साथ कोयला या किसी भी खनिज पदार्थ का उत्पादन किस प्रकार से है, तो उन चीज़ों को वहाँ पर बार चार्ट के द्वारा बना करके और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ये चीज़ें आप एक लाइन में नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको प्रसार शिक्षा में एक चार्ट का है, चैप्टर है, तो वहाँ पे समझा जा सकता है अच्छे से। और अभी तो प्रसार शिक्षा का मैंने शुरू नहीं किया है टॉपिक वाइज, इसका जब मैं लेकर आऊँगी तो उस टॉपिक में इसके बारे में पूरा अच्छे से समझा दूँगी। वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ वगैरह क्या चीज़ें हैं। फिर देखिए एक है एपिडियोस्कोप का दूसरा नाम क्या होता है? उसको कहते हैं ओपेक प्रोजेक्टर। अगला देखिए, गाँव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? विधि प्रदर्शन, यानी कि करके दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से फलों का संरक्षण किया जा सकता है। देश में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम आरंभ करने के लिए किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान रहा? फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इसका सहयोग रहा, WHO का सहयोग रहा और यूनिसेफ का सहयोग रहा। सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। गृह विज्ञान शिक्षा कैसी होती है? बहुपक्षीय भी होती है, व्यवहारोन्मुखी भी होती है, स्वैच्छिक कार्यक्रम भी होता है ये, और वैज्ञानिक पहुंच भी। ये गृह विज्ञान शिक्षा की विशेषताएं होती हैं। गृह विज्ञान विषय के अनुसार प्रत्येक मानवीय क्रिया को सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है कार्यक्रम नियोजन या फिर आयोजन। इसके द्वारा ही किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत क्या हैं? सामूहिक सहभागिता, लोचपूर्णता, समन्वय एवं संतुष्टि। ये तीनों ही चीज़ें कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत हैं। यानी कि किसी भी कार्यक्रम
का अगर आयोजन यानी कि रूपरेखा बना रहे हैं तो उसमें सामूहिक सहभागिता होनी ज़रूरी है और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें लोचपूर्णता हो, यानी कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदले जा सकें और फिर सभी नियमों में और सभी जितने भी लोगों ने भाग लिया है उनके बीच समन्वय हो और जो भी निर्णय लिया गया हो उसमें सभी की संतुष्टि भी हो, तभी कार्यक्रम नियोजन सही प्रकार से हो पाएगा। आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रमबद्ध और निष्पक्ष को कहते हैं औपचारिक मूल्यांकन। यानी कि कोई आंकड़ों का समूह है और उसका वैज्ञानिक मूल्यांकन हो रहा हो, लेकिन वो मूल्यांकन कैसा है, क्रमबद्ध है और निष्पक्ष है, तो उसको कहते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन। प्रसार कार्यकर्ता को मूल्यांकन करते समय किस पर सबसे अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए? आंकड़े एकत्र करने में। आंकड़े एकत्र करने में सतर्कता अगर नहीं बरती गई तो जो भी परिणाम आएंगे वो 100% सही नहीं हो पाएंगे। इस वजह से किसी भी कार्यकर्ता का मूल्यांकन अगर किया जा रहा है तो उससे संबंधित, उसके कार्यों से संबंधित जो भी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धियों की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? आंकड़ों की प्रामाणिकता पर। यानी जब आंकड़े बिल्कुल प्रामाणिक होंगे, सही होंगे, तो जब आंकड़े सही होंगे तो कार्यक्रम की उपलब्धि भी प्रामाणिक होगी। किस वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा अत्यंत विस्तृत रूप से दी है? यूनेस्को ने। सती प्रथा निषेध कब आया था अधिनियम? 1929 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में। प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांतों में शामिल है, यानी कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के जो सिद्धांत हैं उनमें क्या क्या शामिल है? संक्षिप्तता, यानी जो भी संदेश दिए जा रहे हैं, जो भी बातें पहुंचाई जा रही हैं वो कैसी हो? संक्षिप्त हो, छोटी हो, अर्थपूर्ण हो, अनर्गल ना हो, वो बातें पूर्ण हो और स्पष्ट हो और सही हो। गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है किसकी? होम मेकिंग की, बच्चों और घर की देखरेख की, खाना पकाने और घर सजाने की, घर और व्यवसाय की देखरेख की, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए किससे प्रारंभ? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। कोई भी प्रसार कार्य है उसका अगर वो ग्रामीण स्तर से प्रारंभ हो रहा है तभी वो ऊंचे स्तर तक सफल होगा। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है? ड्वाकरा कार्यक्रम का, जो अभी हमने बताया था पीछे ग्राम शिविका, तो वही इस कार्यक्रम का नाम है, दूसरा नाम है। ये महिलाओं और बच्चों के चहुमुखी विकास का कार्यक्रम है। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? माध्यम। भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष से आरंभ हुआ था? 15 सितंबर 1959 से। संचारक की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? संचारक यानी कि जो किसी भी संदेश को पहुंचाने वाला, किसी भी बात को ग्रामीणों तक या किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने वाला संचारक कहलाता है। जैसे एक अध्यापक है तो कक्षा में वो संचारक कहलाएगा, और अध्यापक कोई बात बता रहा है तो वो संदेश कहलाएगा, और जिस माध्यम से पहुंचा रहा है उसको माध्यम कहा जाता है। तो संचारक की मुख्य विशेषताएं क्या है? उसको विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और उसकी रुचि होनी चाहिए उस चीज़ को समझाने में। अगर वो चीज़ को समझाने में रुचि नहीं ले रहा है तो उसका संचार असफल हो जाएगा। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम कौन कौन से हैं? एथोस, लोगोस और पैथोस। लोकाचार, शब्द और करुणा, ये तीनों ही चीज़ें अरस्तु के संप्रेषण मॉडल की 3 प्रभावी आयाम हैं। अगला है अधोमुखी संप्रेषण। ये क्या है? ये उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक के लोगों में प्रवाह, यानी कोई भी चीज़ अगर कही गई है तो वो छनते छनते जो निम्न
लोगों तक, नीचे के लोगों तक पहुँचते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अधोमुखी संप्रेषण। जैसे उच्च स्तर का कोई, मान लीजिए एक स्कूल है, उसका उच्चाधिकारी वो प्रबंधक है, प्रबंधक ने अपनी कोई बात उससे प्रिंसिपल से कही, प्रधानाचार्य से कही, और प्रधानाचार्य अपने शिक्षकों से वो बात कहेगा और शिक्षक उस बात को बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहा जाएगा? अधोमुखी संप्रेषण। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण क्या है? अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाता है, यानी कि बच्चे, उसके बाद ये बच्चे छोड़ दीजिए, जैसे अध्यापक हैं, अध्यापक से फिर बाबू तक पहुंचा, बाबू से पहुंचा प्रधानाध्यापक तक, प्रधानाध्यापक से पहुंचा प्रबंधक तक। ये संप्रेषण कहलाएगा ऊर्ध्वमुखी। क्रॉस वाइज संप्रेषण क्या है? सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रभाव, यानी कि दोनों ही तरफ प्रवाह, दोनों ही तरफ संप्रेषण पहुंच रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई वो प्रधानाचार्य है, तो अध्यापक के साथ साथ वो संप्रेषण एक साथ ही एक उच्चाधिकारी और उनके अधीनस्थ यानी जो अध्यापक है उन तक पहुंचा। मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं? सूचना मौखिक रूप से अगर दी जाती है, बोल कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं मौखिक संप्रेषण। संचार की प्रक्रिया के अवयव क्या क्या हैं? या कोई भी संचार अगर किया जा रहा है, कोई भी बात किसी तक पहुंचाई जा रही है, तो उस प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है संचारक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है माध्यम, चौथा होता है प्राप्तकर्ता। ये चारों ही चीज़ें संचार प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी संचारक कोई बात कहने वाला, फिर वो जो बात कह रहा है वो संदेश कहलाएगा, फिर वो संदेश जिस माध्यम से पहुंच रहा है वो माध्यम कहलाएगा, और ये प्राप्तकर्ता, जिसको संदेश पहुंचाया जा रहा है वो प्राप्तकर्ता हो गया। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। यहाँ पे एक कथन है, देखिए वो कथन कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन या मास मीडिया है। सभी जनसंचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। गैर मौखिक संप्रेषण के 3 विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। गैर मौखिक संप्रेषण का मतलब इसमें बोला नहीं जाता है, इसमें व्यक्ति की भाव भंगिमा से ही संचार हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति से कोई बात कही गई और व्यक्ति नाराज है, बोला नहीं, लेकिन उसकी तनी हुई भावों से और चेहरे के हाव भाव से देख करके ही पता चल जाता है कि ये क्रोधित है। तो यही संप्रेषण, ये भाव भंगिमा के द्वारा ही जो संप्रेषण होता है उसको क्या कहते हैं? गैर मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, कि किसी से अगर हमने अभिवादन किया, वो उस बदले में मुस्कुरा दिया, तो वो उससे ये पता चलता है कि ये अभिवादन स्वीकार हो गया है। तो ये गैर मौखिक संप्रेषण हो गया। अब आगे देखिए, अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्न विकल्पों में से सबसे ज़्यादा अनुकूलन किस संदर्भ में है? सार्वजनिक कथन के रूप में। और इसमें जो है इन्होंने 3 अपील की, इथोस, लॉगोस और पैथोस। पोस्टर में ABC का क्या अर्थ है? ए का मतलब हो गया कि पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए, B से ब्रीफ यानी संक्षिप्त होना चाहिए, C से क्लियर, ये पोस्टर में जो संदेश दिया गया है वो क्लियर होना चाहिए। कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? अभियान। नेताओं की पहचान करने के लिए से अभियान चलाया जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब पोलियो अभियान चलता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, तो ये सब चीज़ें किसी भी, या कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई या किसी को न्याय दिलाना है, तो वहाँ पे उस चीज़ को लेकर के अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों में तीव्रता से जागरूकता पैदा हो। तो ये विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेताओं की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ कौन कौन सी है? एक विधि है समाज मितीय सितारे, दूसरा जानकारी का दर्जा और तीसरा सामाजिक भागीदारी। कार्यशाला क्या है? ये एक समूह संपर्क विधि है। पोस्टर प्रयोग करने का क्या क्या उद्देश्य होता है? एक तो रुचि जागृत करना, दूसरा जानकारी पैदा करना,
और तीसरा जनता को जागरूक करना, प्रेरित करना। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है प्रतिरूप और वस्तुएं। प्रतिरूप का मतलब मॉडल, त्रिआयामी यानी कि 3D वस्तुओं का उदाहरण कौन सा है इसमें? प्रतिरूप और वस्तुएं। जैसे कोई भी जैसे आम है, बच्चों को पढ़ाना है छोटा बड़ा, आ से आम, बड़ा आ से आम और छोटा आ से अमरूद, बड़ा आ से आम, तो उसमें अमरूद डायरेक्ट दिखाना, चित्र ना दिखा कर किताब में छपा हुआ, बल्कि उसको डायरेक्ट आम का प्रतिरूप मॉडल दिखाना कि आम देखो ऐसा होता है, अमरूद देखो ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसको पृथ्वी का पूरा मॉडल दिखा देना, एक ग्लोब दिखा देना, ना कि उसको मैप दिखाना, वो जो भारत का नक्शा वगैरह जो होता आता है पेपर में छप के, तो वो ना दिखा करके, बल्कि उसको केवल उसको सीधे मॉडल दिखा देना, ग्लोब दिखा देना कि धरती ऐसे घूमती है, इतने अक्षांश में मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, और दिन रात ऐसे घूमने से होते हैं। एक टॉर्च दिखा करके सूर्य बना दो और उसके बाद पृथ्वी को ग्लोब में घुमाते रहिए, ऐसे दिन रात होते हैं। ये सब चीज़ें त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण होती हैं। फिर अगला है EMMS का उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सर्विस का तात्पर्य है। EMMS का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सर्विस। निम्न में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है? श्याम पट्टी भी दृश्य सामग्री है, पोस्टर भी है, फ्लैश कार्ड भी है, लेकिन चलचित्र दृश्य सामग्री नहीं है। ये श्रव्य दृश्य दोनों ही सामग्री है, यानी इसमें दिखता भी है और सुनाई भी पड़ता है, और बाकी तीनों चीज़ें दिखाई देने वाली सामग्रियां हैं। ऐसा व्यय जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके वो कहलाता है निश्चित व्यय। बैंक खाता जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता उसे कहते हैं चालू खाता। आवर्ती जमा खाता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? RD कहते हैं। आय और व्यय का व्यवस्थापन कहलाता है बजट। चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर जो नमूने बनाए जाते हैं उसको कहते हैं डिस्चार्ज छपाई। कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चेक। और सर्वाधिक सुरक्षित चेक कौन सा होता है? रेखांकित चेक। सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है? वाहक चेक होता है। एक मूल्यवान साधन जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है वो कहलाता है बजट। अनिवार्य बचत की श्रेणी में आता है लोक भविष्य निधि योजना। किसान विकास पत्र कौन देता है? ये देता है डाकखाना। जापान में पूजा का स्थान कहलाता है टोकोबाना, और इकेबाना का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? जीवित फूल। लटकती पुष्प सज्जा पाश्चात्य या जापानी शैली है। पूर्व देशी सज्जा कौन सी किस देश की कहलाती है? जापानी। सीटू सज्जा कहलाती है ऐसी सज्जा जिसमें जगह का स्थानांतरण नहीं होता है। यानी आप लोग देखते होंगे जो पांडाल वगैरह पूजा का सजता है तो वहाँ पर कहीं फूल को डायरेक्ट वहीं पे सजाया जाता है, वहीं पे जगह जगह गुलदस्ते बना दिए जाते हैं, तो इसको कौन सी सज्जा कहेंगे? हम सीटू सज्जा कहेंगे। धार्मिकता किस शैली की विशेषता है? भारतीय शैली की विशेषता है। भोगवादी या भौतिकता का प्रदर्शन कौन सी शैली करती है? पाश्चात्य सज्जा। उपभोग का नियम किसने दिया है? एंजिल ने। उपभोग के नियम में कितने मद हैं? 5 मद दिए गए हैं। 5 मद कौन कौन से हैं? एक हो गया भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान, चौथा बिजली और पांचवा स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। कौन सा मद बदलता है? पहला और अंतिम। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, ये तीनों चीज़ें उसमें उपभोग के नियम में जो एंजिल द्वारा प्रदान किया गया था तो उसमें ये बदलते हैं, बाकी तीनों मद एक जैसे रहते हैं, इसका बिजली, आवास और कपड़े का। बैंक किस भाषा का शब्द है? इटालियन भाषा का शब्द है। बैंक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेंचो। और देखिए बैंक ग्राहक को कौन सी सुविधा देता है? सुरक्षा का, ब्याज का, राष्ट्रहित का कार्य, ये तीनों ही सुविधाएं बैंक देता है। और भविष्य निधि यानी PF के प्रकार नहीं है। GPF, PPF, EPF और APF। APF भविष्य निधि PF का प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों ही PF के प्रकार हैं। NPS का पूर्ण रूप क्या है? न्यू पेंशन स्कीम।
पीपीएफ का पैसा कितने वर्ष के लिए लॉक ऑफ हो जाता है? 15 साल के लिए। डाक खाना केंद्र सरकार की एक संस्था है, आर्थिक संस्था। मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है किस पर? भोजन पर। बचत का सही विनियोग कौन सा है? बचत पत्र खरीदना, जिसको कहते हैं एनएससी। आगे देखिए, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है 11 रुपये। लेखक के पारिश्रमिक को कहते हैं रॉयल्टी, यानी लेखन के बदले जो पैसा मिलता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। अतिरिक्त आय क्या है? अतिरिक्त आय को बोनस कहा जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया खर्च कहलाता है व्यय। डाक खाना जारी करता है राष्ट्रीय बचत पत्र जिसको एनएससी कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। किसान और किसान बचत पत्र, ये दोनों ही चीज़ें डाक खाना जारी करता है। एक निश्चित अवधि के बाद बीमा राशि दोगुनी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? द्विबंदोबस्ती बीमा योजना। मांसपेशीय थकान मापक यंत्र है अर्गोमीटर। अर्गोमीटर से ही मांसपेशियों की थकान मापी जाती है। शरीर के घुमान का चित्रण किया जाता है मेमो मोशन से। ये गृह प्रबंध में एक चैप्टर है, कार्य सरलीकरण, उसमें उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। उसका जब मैं टॉपिक डालूंगी तो उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी। समय धीरे धीरे बीतने का आभास होता है किसमें? नीरस थकान में। 15वीं सदी की सज्जा है शोका। ये गुलदस्ते नुमा छोटे छोटे गुलदस्ते नुमा फूलों को सजाने की शैली होती है। सिंडिकेट बैंक द्वारा चालू की गई योजना कौन सी थी? पिग्मी योजना। जिस चेक का भुगतान करने से बैंक इनकार कर देता है उसको कहते हैं विकृत चेक, अप्रतिष्ठित चेक। जिस पर कोई धनराशि नहीं लिखी होती है उसको कहते हैं कोरा चेक, ब्लैंक चेक। पुष्प सज्जा में कितने प्रकार के फूलों का प्रयोग होता है? 3 से 5 प्रकार के फूलों का प्रयोग इसमें होता है। परिवार का आरंभिक चरण कहलाता है स्थापत्य काल। समाज की बुनियादी इकाई क्या होती है? परिवार। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है कब? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। और इस परिवार एक संस्था है, कैसी? सामाजिक संस्था है। परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से। बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर कहलाता है परिवार, यानी हर प्रकार से बच्चे को सिखाने वाला और ढालने वाला फैक्टर कौन सा है? परिवार। बालक का सामाजिकरण आरंभ होता है घर से। बच्चा कितने माह के बाद माँ का चेहरा पहचानने लगता है? 1 माह बाद बच्चा माँ का चेहरा पहचानने लगता है। सल्फर रंजक होता है कैसे? जल में अघुलनशील होता है। और ये ऊन और रेशमी वस्त्रों को रंगने में ज़्यादा, ऊन और रेशमी के साथ साथ सूती वस्त्रों को भी रंगा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा चटक उस पर नहीं चढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? संकुचित परिवार। वर्तमान समय में क्या बढ़ता जा रहा है? एकल परिवार बढ़ता जा रहा है। और वन लाइनर सीरीज की जो दूसरा पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि ये पार्ट आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये सीरीज आगे जारी रहेगी और आप लोग इसको देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।